वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड ब्लेस्ड। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का ओवरव्यू दिया था इन कोरिलेशन विद चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आज हम स्टार्ट करेंगे जी थेरेटिकल सेटअप जो है, सिर्फ थेरेटिकल पार्ट इस पूरे चैप्टर का। हैव अ लुक, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीनिंग। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब अगर आप थर्ड चैप्टर कर चुके हो तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड न्यू अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है पुराने वाली वो खत्म हो गई और नए वाली जो है नया अग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस हुआ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है एक चीज़ फॉर श्योर है होगी ही होगी। कौन सी है वो चीज़ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपके थे 3 पार्टनर ए बी एंड सी हो गया रिटायर। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पहले थी ए बी और सी की, अब रह गई सिर्फ ए और बी की, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हो गई चेंज। तो वेन एवर देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट ऑलवेज लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। रिटायरमेंट ऑल्सो लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। Reconstitution of the firm under which old partnership agreement comes to an end and new partnership agreement between among the remaining or continuing partners comes into effect. The firm, however, continues. अब important one marker, a partner may retire from the firm. पार्टनर फर्म से कैसे रिटायर हो सकता है? पार्टनर फर्म में से रिटायर हो सकता है 3 तरीकों से। पहला तरीका, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू दैट अफेक्ट। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में पहले से ही इसके बारे में लिखा हुआ है कि पार्टनर जो है कैसे फर्म में से रिटायर होगा, वेल एंड गुड। सेकेंड सिचुएशन, आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या आपके पास पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ। इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और अग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या अग्रीमेंट नहीं है फिर पार्टनर रिटायर हो सकता है ओनली एंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। जैसे अगर याद है चैप्टर 1 में भी किया था, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसी तरीके से रिटायर भी तभी होगा जब सारे पार्टनर्स जो हैं वो एग्री कर जाएंगे। तीसरा है, अगर पार्टनरशिप आपकी है इज एट विल, तो by giving a notice written to the remaining partners of his decision to retire. In short, retirement of a partner means a partner ceasing to be a partner in the firm. अब पार्टनर आपका फर्म में पार्टनर नहीं रहा and the firm is reconstituted और फर्म हमारी हो गई reconstitute। तो इस पेज पे सिर्फ आपका मीनिंग है रिटायरमेंट का कि पार्टनर फर्म में से रिटायर हो रहा है, हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, और पार्टनर फर्म में से रिटायर कैसे हो सकता है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान से समझिएगा। इसके 2 सब पार्ट्स हैं। जो आपकी हेडिंग है वो है लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। तो आप बोलोगे जी हाँ लायबिलिटी तो होनी चाहिए। अब इसके 2 सब पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कहता है लायबिलिटी फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट। अब आप बोलोगे, पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लो। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तीनों भी पार्टनर हैं, कोई रिटायर नहीं हुआ। सी चाहता है कि जो भी फर्म के एक्ट्स हैं, मतलब जो भी फर्म की बिजनेस डीलिंग्स हैं, उनसे अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो सी जो है वो उस लायबिलिटी में पार्टी नहीं है। मीन्स सी इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट। अभी वो फर्म में पार्टनर है तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि सी कहे कि जी मैं लायबल नहीं हूं फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर है,
आपका जवाब होगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एक अग्रीमेंट। किसके बीच में चाहिए? ऑफ कोर्स सी चाहता है ना ये चीज कि आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। तो जो अग्रीमेंट होगा वो किसके बीच में होगा? वो होगा ए, बी और सी, क्योंकि सी जो है वो हमारा पार्टनर है जो चाहता है कि आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सी के बीच में अग्रीमेंट होगा, सी, ए और बी, और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मींस क्रेडिटर्स, जिनसे हम बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं। अगर इन 3 जन में थर्ड पार्टी जिनसे भी हम बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, जो 2 पार्टनर्स बाकी के हैं, और जो तीसरा पार्टनर चाहता है कि आई एम नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, तो ध्यान दो, अ रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। बिल्कुल ठीक है। हाउएवर, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी discharged from his liability by an agreement between himself, C, third party जिनसे बिजनेस कर रहे हैं, and the continuing partners A and B. I hope the matter is closed. Clear? So liability for the acts before retirement. इसके बाद बारी आई लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। अब ये तो आप कहोगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है। ए, बी, सी रिटायर हो गया 1 जून को, सी रिटायर हो गया, तो क्या 1 जून के बाद जो भी फर्म की लाइबिलिटी अराइज होती है उसके लिए क्या सी लाइबल है? आपका जवाब जरूर दिया होगा आपने, ना, क्यों लाइबल होगा? अब ध्यान से सुनो, ए, बी, सी, डी 4 पार्टनर्स, डी 1 जून को रिटायर हो गया। ए, बी और सी बाकी के जितने थर्ड पार्टी थी जिनसे हम बिजनेस कर रहे थे, वो उनसे एडवांस ले लिया उन्होंने कि जी हम आपको गुड्स देंगे। उन्होंने उनसे एडवांस ले लिया। आपकी फर्म का लेवल अच्छा था, 10 करोड़ रुपए, 10 CR, 10 करोड़ जो है वो ए, बी और सी ने एडवांस ले लिया बाकी जन से और भाग गए। गो वेंट गॉन, चले गए, देश छोड़ दिया, एंटीगुआ चले गए, लंदन चले गए। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर अपनी इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो चले गए जी। तो आप तो डी तो फर्म से रिटायर हो चुका है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो 1 जून को रिटायर हो गया था। ए, बी, सी भाग गए, थोड़े दिनों में पता चला बाकी थर्ड पार्टीज को, वो आ गई सी के घर, ठक ठक नॉक नॉक, पैसे दो 10 करोड़। ठीक कहता, कौन से पैसे? बिकॉज ही वॉज अनअवेयर, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फर्म सिंस 1 जून। तो जो थर्ड पार्टियां थी, जो कस्टमर्स थे, वो आए और वो कहते जी ए, बी, सी ने 10 करोड़ रुपया लिया हमारा, भाग गए वो। तो डी कहता है मैं तो रिटायर हो गया, और डी कहता है 1 मिनट रुको, आओ बैठो। डी ना घर से जाके न्यूज़पेपर उठा लाया। आप जो जो वीडियोस देख रहे हो, जिस जिस स्टेट में रहते हो, आपकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, हिंदी नेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश सारे पढ़ते हैं, तो तीनों लैंग्वेजेस में उसने 1 जून का न्यूज़पेपर उठाया और पब्लिक नोटिस की कटिंग दिखा दी, कटिंग नहीं, पब्लिक नोटिस दिखा दिया। फ्रॉम 1 जून 2025 आई एम नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दिस फर्म, आई एम नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द फर्म कमिटेड फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स। पढ़ा लिखा था वो, तो उसने वो कटिंग दिखा दी, तीनों पेपर्स लाके दिखा दिए। अब तीनों पेपर्स लाके दिखाने के बाद ही इज नॉट लाइबल, तो वो 10 करोड़ रुपया उनका गया, जाओ एंटीगुआ, जाओ लंदन, ले आओ अपना पैसा रिकवर कर लो। वो नहीं देगा, और अगर वो पढ़ा लिखा ना होता, उसने पब्लिक नोटिस ना दिया होता, तो बेटा जी 10 करोड़ तो देने पड़ते। किसे? डी को। किनको? थर्ड पार्टी को। तो लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, a retiring partner also continues to be liable to the third parties for the acts of the firm even after his retirement until a public notice of his retirement is given. Please बेटा जी बुक में मार्क कर लो, सेक्शन 32 सबसेक्शन 3
एंड सेक्शन 32 सबसेक्शन 2। अभी जो इस साल CUET का पेपर होके हटा है उसमें बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो कई सेट्स में पूछे गए हैं। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 लाइबिलिटीज फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ जी, राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने एडमिशन चैप्टर कर रखा है तभी आप रिटायरमेंट चैप्टर की वीडियोस देख रहे हो। टू मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। अब हमारे जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके भी दो राइट्स हैं। टू गेट हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म में उसका शेयर। टू रिसीव हिज कैपिटल अलॉन्ग विद शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अदर क्लेम्स। देखो जब बंदा रिटायर होगा वो क्या क्या लेके जाएगा, वो लेके जाएगा जनाब अपने हिस्से की कैपिटल, अपने हिस्से की गुडविल, अपना हिस्सा 8 आइटम्स में से, अपने हिस्से का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा उसकी कैपिटल को बढ़ा देगा, लॉस होगा उसकी कैपिटल को कम कर देगा। तो टू रिसीव हिज कैपिटल अलॉन्ग विद शेयर इन दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अदर क्लेम्स, ये हो गई कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल, 8 आइटम्स का हिस्सा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, ये सब लेके जाएगा जी। उसके बाद आता है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वैसे बताऊं ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आपको याद है पिछली वीडियो जिसमें मैंने एडमिशन चैप्टर का कोरिलेशन दिया था आपको चेंज इन PSR और रिटायरमेंट चैप्टर का कोरिलेशन दिया था विद चेंज इन PSR एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। उसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जिसे मैं बोलता हूं 8 आइटम्स। वैसे इसमें एक आइटम है गुडविल जो यहीं पर आ जाती है, बट मैंने 3rd चैप्टर ऑनवर्ड्स 8 आइटम्स करा रखी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। फिर रिटायरिंग पार्टनर को कितने पैसे देने हैं ये कैसे पता चलेगा, उसका कैपिटल अकाउंट बनाकर। जैसे आप 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर में नॉर्मल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते आए हो, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखते आए हो यहां पर, वैसे ही इसका बनेगा। बस टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आएगा बिकॉज ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर। इसको जो पैसा देना है वो ट्रांसफर होगा इसके लोन के अकाउंट में। अगर पैसा नहीं दे दिया तो टू कैश बैंक, वो आ गया जी कैश बैंक वाला सेटअप, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। उसके बाद आता है जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, अगर एग्री किया है रिमेनिंग और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स ने। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिया था जी ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 5 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। इसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, जिसमें रिटायरमेंट का मीनिंग, उस पर रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, हाउ अ पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म, लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फॉर द एक्ट्स बिफोर रिटायरमेंट, फॉर द एक्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, राइट्स ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर और एडजस्टमेंट्स क्या करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जी पहली एडजस्टमेंट जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीन्स हम निकालना सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो जी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टच कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।